मित्रों, आज हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट आया है और पेशेंट की ऐसे तो बच्चे का डिजीज़ है और मैंने 35 साल में बहुत सारे पेशेंट को देखा है। और इसमें होम्योपैथिक में या मुगेज में जो शुरुआत के तबक्का में आप जो सारवार लेते हैं तो ऐसे पेशेंट रिकवर भी होते हैं और अच्छे होते हैं। पर कई बार आप जो बच्चा बड़ा हो जाता है और लंबे उम्र हो जाती है, ओल्डर चाइल्ड हो जाता है, तो ये भी ठीक करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने होम्योपैथिक में उसको रिकवरी करने में इट टेक लॉन्ग टाइम। और जो ओल्डर चाइल्ड और ओल्डर लोगों को भी ये बीमारी लग जाता है तो उनको भी ये होम्योपैथिक सस्टेनेबल है, पर आपको धीरज से उसको दवा करना पड़ेगा। इसमें आधुनिक साइंस में तो कोई दवा नहीं है और ये साइंस में उनके लिए ऐसे सर्जिकल वे से उनको मैनेजमेंट करते हैं। पर आज हम ये डिजीज़ के बारे में आपको न्यू होप फॉर करके हमने ये जो आज वीडियो बना है, ऐसे तो 3 से 4 पार्ट में हमने वीडियो बनाने की कोशिश किया है, तो आप जरूर देखना। ये जो डिजीज़ का नाम है हाइड्रोसिफिलस। हाइड्रोसिफिलिस क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है और कौन से टाइप ऑफ हाइड्रोसिफिलिस होता है, क्या कॉज इसके लिए जवाबदार है, ये कौन से एज में ये जो हाइड्रोसिफिलिस शुरुआत के तबक्का में होता है और इसका मैनेजमेंट क्या है, क्या ट्रीटमेंट है। आधुनिक साइंस में जो शंट डालते हैं तो होम्योपैथिक दवा क्या काम कर सकती है। और लास्ट वीडियो में हम आपको एक नेचर थेरापी बताएंगे। और मैंने 35 साल में बहुत सारे पेशेंट भी देखे हैं। इसमें 40% पेशेंट रिकवर हुए हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट पूरी किया है। तो मेरा मतलब कि ये जो डिजीज़ है, ये 1000 बच्चों में जो बर्थ होता है, इसमें से 2 ही बच्चे में यही प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। और ये बच्चों जब बॉर्न होते हैं तो बहुत खुशी होती है वातावरण में, घर में माता पिता को। और धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है और उसका हेड बड़ा होता है दूसरे बच्चों की कंपैरिजन में, तो पेरेंट को चिंता हो जाती है और वरीड हो जाता है। तो ये उनके लिए डायग्नोसिस कराते हैं और जब वो डायग्नोसिस होता है कि उनके जो ब्रेन के अंदर पानी भरता है, जिसको हाइड्रोसिफिलस बोलते हैं, तो ऐसे पेरेंट बहुत टेंशन में आ जाती है। क्योंकि आधुनिक साइंस में इसको बोला जाता है कि भाई ब्रेन में होल करना पड़ेगा और अंदर का फ्लूइड निकालना पड़ेगा। और कई बार नाक में से छोटे छोटे बच्चे में पानी बहता है, जिसको सेरेब्रल जो स्पाइनल फ्लूइड्स बोलता है, ये नाक से ड्रेन होता है। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि भाई उसकी सर्दी शरेखम होगी, पर सर्दी शरेखम नहीं होती है। ये जो ब्रेन में उनको अंदर इन्फ्लेमेशंस हो जाता है और ब्रेन सेल्स में उनको ये पानी निकलता है। और आधुनिक साइंस में इसके लिए शुरुआत के तबक्का में स्टीरॉयड देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा लेते हैं, तो हद तक कंट्रोल रहता है। पर ये बार बार पानी भरता है, तो इसके लिए ये लोग शंट डालते हैं। शंट का मतलब क्या है कि जो जो पानी है ब्रेन कवर में वो बाहर निकालने में तकलीफ होती है, तो ये लोग एक उसको ड्रेन पाइप जैसे हम करते हैं, ऐसे ड्रेन पाइप कई बार इंटेस्टाइन में डालते हैं, कई बार हार्ट के चैम्बर में, आउटर चैम्बर में भी डालते हैं, कई बार उसका रूट आउट भी करने की कोशिश करते हैं। पर ये सब सर्जिकल प्रोसेस है और ये इतना खर्चार भी है पेरेंट के लिए भी। बाहर आना और छोटे बच्चों में इतनी बड़ी प्रोसेस करना, एक
माता पिता के लिए बहुत चैलेंजदायक होती है और इसको मेंटली भी पीड़ा करती है। बच्चों में भी मेंटली स्ट्रेस पड़ता है, बच्चों की उनका जो पढ़ाई लिखना, पेरेंट्स को भी सारा दिन टेंशन में रहता है। कई बार हमारे पास जो पेरेंट आते तो रो के बात करते हैं और ऐसी स्थिति में बच्चों को लाइर करने के लिए आधुनिक साइंस में वही चिकित्सा पद्धति है। पर जो आप साथ में होम्योपैथिक दवा करते हैं और शुरुआत के तबक्के में जो दवा करते हैं, तो जो इनका जो जो रॉन्ग मेटाबॉलिज्म होता है ये सिस्टम में आ जाता है और ये बच्चा ठीक भी हो सकता है। तो आज हम ये वीडियो हम 3 से 4 भाग में बनाएंगे। ये न्यू होप फॉर हाइड्रोसिफिलस चाइल्ड के बारे में है। तो ऐसे पेशेंट को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ में होम्योपैथिक दवा करते हैं, कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर हो। ऐसे ये जो डिजीज़ सेल्फ ट्रीट नहीं कर सकते, पर कोई अंडर डॉक्टर के सुपरविज़न में होम्योपैथिक कोई एमडी पढ़े लिखे हो, उनके पास से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि कई बार होम्योपैथिक दवा का भी कई बार इसका एग्रावेशन आने की संभावना रहती है। तो ये जो डॉक्टर एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन करता है, ही नो वेरी वेल, और आपका बच्चा भी सेफ रहेगा। धीरे धीरे बार बार जो शंट डालने की जो प्रक्रिया है उसको भी अवॉइड कर सकते हैं और बच्चा धीरे 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 स्वस्थ होके 1-2 साल में बच्चा बिना शंट ये सस्टेनेबल रहेगा और उसकी जो बाकी की लाइफ है, जिंदगी, ये भी टिक सकता है। तो यही वीडियो में हम आप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये हाइड्रोसिफिलस क्या है। तो ये तो सबसे पहले ये ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ है, रोग है। जो न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है, तो बॉर्न होने के बाद उसका जो फेस होता है धीरे 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 बड़ा हो जाता है। ये बड़ा होने का कारण हमारे ब्रेन में एक कैविटी होता है, इसमें एक CFS मीन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स अंदर होता है। ये काम क्या करता है, जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर जो इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बैलेंस करता है, उसको बफरिंग करता है। कभी बाहर का प्रेशर आया तो इंटरनल जो हमारा ब्रेन का जो सेंसिटिव ऑर्गन को डैमेज नहीं करे, ऐसे हमारा ईश्वर ने एक सिस्टम डेवलप किया है। पर कई कारणों से ये CFS जो सेरेब्रोस्पाइनल CS जो स्पाइनल फ्लूइड है इसमें बढ़ने लगता है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, तो हमारा ये ब्रेन फंक्शन डैमेज होने की संभावना रहती है। कई बार स्पाइनल कॉर्ड भी डैमेज होने की संभावना रहती है। और शुरुआत के बाइट देखो तो बच्चा का हेड बड़ा होता है और धीरे धीरे नाक में भी उनको वो जो स्पाइनल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स लीकेज होता है, ड्रिपिंग होता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी होता है। तो उसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्सेस होने के कारण हाइड्रोसिफिलस चाइल्ड कहता है। हाइड्रो मीन्स पानी, सिफिलस मीन ब्रेन, ब्रेन में पानी भर जाना। और ये जो ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल होता है इसमें सूजन ला देती है और वेंट्रिकल पार्ट बड़ा हो जाता है। इसके लिए डॉक्टर इन्वेस्टिगेशंस करता है, ये हम आप आगे देखेंगे। और इसका जो फ्लूइड एग्जामिन करते हैं, कई बार उसका प्रेशर देखते हैं। और ये जो पानी बंद तो नहीं हो सकता है, पर उसको कई हद तक उसको रिलीज करके पेशेंट को सस्टेनेबल रह सकता है। पर होम्योपैथिक में ऐसे दवा है तो जो एक्सेस ऑफ वाटर ब्रेन में बनता है, जो वेंट्रिकुलर में से लीकेज, जो एक्सेस वाटर बनने की जो प्रक्रिया है वो धीमा और स्लो या बंद भी कर सकता है। पर इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन और ट्रीटमेंट चाहिए। साथ में हमने आगे भी बताया कि कुछ ऐसे नेचर में भी ऐसी ताकत है, ऐसे फूड आप जो दवा के साथ लेते हैं तो आप ऐसे बच्चों नॉर्मल हो सकता है। मित्रों, ये कितने टाइप ऑफ हाइड्रोसिफिलस हो सकता है। पहले तो कम्युनिकेशन हाइड्रोसिफिलस एक है,
दूसरा नंबर को जो पार्ट है ये नॉन कम्युनिकेशन हाइड्रोसिफेलस होता है। थर्ड नंबर का है नॉर्मल हाइड्रोसिफिलस चाइल्ड होता है। कई बार हाइड्रोसिफिलस तो होता नहीं है पर उसको स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड जो होता है वो उसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर करता है और इन्वेस्टिगेशन में और सिटी में भी जो ज़्यादा आने की भी संभावना रहती है। फोर्थ नंबर का कई बार ब्रेन में इंजरी होने के कारण भी हाइड्रोसिफिलस होने का चांस रहता है। तो ये सब मोटा मोटी ये जो टाइप्स हाइड्रोसिफिलस फाइंडिंग होता है इसका क्या कॉज होता है। तो सो मैनी कॉज ऑन बिहाइंड। सबसे पहले स्पाइनल बिफिडा मीन्स जो हमारी ब्रेन कैविटी है और स्पाइनल कैविटी में डिफेक्ट आ जाता है तो इसके कारण ये स्पाइनल बिफेक्ट का कारण भी हाइड्रोसिफिलस होने का चांसेस रहता है। सेकेंड थिंग, जब बच्चा बॉर्न होता है, प्रीमेच्योर चाइल्ड होता है और ब्रेन में कई बार हेमरेज कंडीशन होने की कारण भी ये हाइड्रोसिफिलस होने का चांस रहता है। तीसरा कारण, जो पेरेंट्स मैरिज के पहले उनको कुछ एसटीडी डिजीज जैसे रूबेला वायरस पॉजिटिव हो या हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस HSV1 और HSV2 जो वायरस का इन्फेक्शन पेरेंट्स को होता है तो ऐसे बच्चे भी आप सेरेब्रल इंसेफेलाइटिस चाइल्ड होता है, बच्चा बड़ा हेड हो सकता है और उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आगे हमने एक वीडियो भी बनाया है कि जो बार बार कॉम्प्लिकेशंस रहता है, बार बार एबॉर्शन होना या डिफेक्टिव चाइल्ड होना हर्पिस सिम्प्लेक्स में, तो ये भी वीडियो आप जाके पढ़ सकते हैं। और दूसरा वीडियो भी हमने बताया है टॉर्च पॉजिटिव जो पेरेंट्स होते हैं तो उनको जो बच्चा डेवलपिंग जो बॉर्न होता है तो ऐसे बच्चे में ये रूबेला वायरस पॉजिटिव होता है तो बच्चा डिफेक्टिव या हाइड्रोसिफिलस चाइल्ड होने का संभावना है। हमने दोनों वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप ज़रूर जाके उसका डिस्कशन आप वीडियो के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। फोर्थ नंबर का जो कॉज है, कई बार ब्रेन में इंजरी हो जाना और इंजरी के वजह से भी ये हाइड्रोसिफिलस होने का चांस रहता है। फिफ्थ नंबर का कारण कई बार ब्रेन का टीबी हो या मेनिंजाइटिस हो, इसके कारण भी ये संभावना होती है। कई बार जब बच्चा बॉर्न होता है और लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं ले पाता है और होता नहीं है और उसको जो ब्रेन में कुछ इन्फेक्शंस के कारण ऐसा हो सकता है तो यही भी कारण होने का संभावना रहता है। कई बार बच्चा माँ का पानी पी जाता है जब बॉर्न्स होता है और माँ इन्फेक्टेड हिपेटाइटिस होती है और बच्चे को ऐसे तो कांच की पेटी में उसको डेवलपमेंट करके रखते हैं पर कई बार कोई कारणों बच्चा में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और ये इन्फेक्शन बाहर नहीं आता है तो इसका कॉम्प्लिकेशंस में ये हाइड्रोसिफिलस होने का चांस रहता है और ये बनने का भी कई बार छोटे बच्चों में भी हाइपरटेंशन या ब्रेन स्ट्रोक होने का कारण भी होने की संभावना है। कई बार ब्रेन ट्यूमर होने के कारण भी हाइड्रोसिफिलस बच्चा होने का संभावना रहती है। ये आज हम डिस्कस करेंगे इन्फेंट एंड जो अर्ली ओल्ड चाइल्ड बच्चा है, इनके बारे में हमने आप डिस्कशन करते किया है। तो उसका क्या साइन एंड सिम्टम होता है। तो जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसका हेड बड़ा होता है, बच्चा लेथार्जिक होता है, सोता नहीं है, खाने का भी मांगता नहीं है, पड़ा रहता है, उसका डेवलपमेंट स्लो हो जाता है और ये बच्चे की जो आपकी ब्रेन का जो स्कल का बोन्स होता है उसका डेवलपमेंट होता नहीं है, उसको बच्चे पल्पी टाइप ऑफ ब्रेन होता है। कई बार ब्रेन भी हम देख सकते हैं बच्चों को, तो ये वो माल नरिशमेंट कैल्शिफिकेशन कम होने के कारण भी इसकी जो बोन स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो नहीं बनता है। बच्चे का ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहता है, बच्चा सारा दिन रोता रहता है और स्लीप नहीं प्रॉपर ले सकता है, बच्चा सांस लेने में दिक्कत करता है। और जो ओल्ड उम्र के इससे भी छोटा बच्चा है जो लर्न करता है, वॉक करता है,
तो जो टोडलर से 3 साल का जो बच्चे होते हैं उसका हेड बड़ा हो जाता है, विज़न ब्लूरल हो जाता है, बच्चा बोल प्रॉपर नहीं पा सकता है, उसका जो फिजिकली ग्रोथ होना चाहिए वॉकिंग चलने का वो नहीं कर सकता है। किसी को ये पहचान नहीं पाता है, ब्लूरल विज़न होता है तो हमको लगता है कि उसको कहीं मायोपिया तो नंबर नहीं है आँखों का, पर ऐसा नहीं है। ये ब्लूरल विज़न आँखों में अब वो पानी भर जाता है तो बच्चों रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि माँ को कि पापा को। तो पेरेंट को बहुत चिंता रहती है कि ये जो बच्चा हमारा क्या प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं ऐसा बड़ा। तो ये जब कोई बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, न्यूरो सर्जन के पास, और उसका सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं तो तब उसको मालूम पड़ता है कि बच्चा हाइड्रोसिफेलिस है। कई बार बच्चे के नाक में से भी पानी बहता रहता है और माँ को या पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि भी उसको सर्दी खांसी है तो बार बार सर्दी खांसी की दवा लेते रहते हैं, पर जो नाक में से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकलता रहता है चिकास जैसा, तो ये भी एक हाइड्रोसिफेलिस चाइल्ड है। मेंटली एंड फिजिकली दूसरे बच्चों के जैसा उसका ग्रो नहीं रहता है, पढ़ाई भी कर नहीं पाता है, काउंट भी करता नहीं है, 5 साल का बच्चा होता है और सुनसान बैठे रहता है। तो ऐसे कंडीशन में पेरेंट को बहुत टेंशन रहता है और वरीड भी करता है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा दूसरा वीडियो है जो ओल्डर जो बच्चे होते हैं 12-15 साल के, और जो इसे ओल्डर जो 60 ईयर उम्र के जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स नहीं पेशेंट होते हैं, उनको भी ये जो प्रॉब्लम रहता है तो इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, क्या कॉज होता है, इसका डिस्कशन करेंगे। हमारा जो 3rd नंबर का जो वीडियो आएगा इसमें हम आपको कौन से डायग्नोसिस होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सब कुछ बताएंगे। और लास्ट में हम एक नेचर दवा बताएंगे, ज़रूर देखना। क्या बच्चे को ज़्यादा दे सको तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, ब्रेन का फंक्शन बढ़ सकता है, और ब्रेन में जो आई एबनॉर्मलिटी हम कैसे घटा सकते हैं, कई हद तक वो ड्रॉप हो सकती है। तो आपको बार बार जो स्टंट की रिपीटेशंस है वो घट जाती है, साथ में आप होम्योपैथिक दवा करते हैं तो धीरे धीरे ये जो ब्रेन फंक्शन नॉर्मल और एक्टिव हो सकता है। तो हमारा आने वाले 2-3 वीडियो है न्यू होप फॉर इंसेफेलाइटिस, आप जरूर देखना। और साथ में हमने जो रूबेला वायरस और टॉर्च के बारे में भी बताया है। जो इन्फेक्शन पेरेंट को प्रेगनेंसी पहले का हो तो उसको भी मटाना जरूरी है, नहीं तो ऐसे बच्चे इंसेफेलाइटिस का आने वाला बच्चा भी एक वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। तो इसका भी हमने लिंक हमारा वीडियो में डाला है, आप ज़रूर जाके देखना और आने का इंतजार कीजिए और हमारा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको दूसरा जब वीडियो उसकी श्रृंखला में मिले तो आपको ज़रूर ये टाइम से मिले और आप ये रोग के बारे में आप एजुकेशन ले सकते हैं। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।